हेलो एवरीवन, हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोल क्या होता है, पेट्रोलियम क्या होता है एंड नेचुरल गैस क्या होती है एंड उनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है, किस तरह से हम इनको फॉर्म करने के बाद यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरह से इनका एक्सट्रैक्शन होता है और ये इतनी अजीबोगरीब जगह पर क्यों पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर करने के बाद में अब हमको करने हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को, बिकॉज चैप्टर भले ही बहुत इजी था लेकिन स्टिल रिवीजन बहुत जरूरी है। जब तक रिवीजन नहीं होगा तब तक हमारा चैप्टर जो है हमारे माइंड में फिट नहीं होने वाला है। भाई छोटे छोटे से बच्चे हैं ना, हम तो चीजें भूल जाया करते हैं। तो अब चीजों को भूलना नहीं है, आपको रिवाइज करते रहना है कंटिन्यूअसली, और जिस तरह से आप चैप्टर को रिवाइज करते रहोगे वैसे वैसे जो है आपके माइंड में चीजें जो है फिट होती रहेगी। तो हमने चैप्टर को पढ़ लिया, अब हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स को, ताकि आपका चैप्टर जो है क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में आपके लिए रिवाइज हो जाए। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू डू सेल्फ स्टडी। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, क्वेश्चंस की सीरीज में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास में, बिकॉज हम क्या देख रहे हैं, एनसीईआरटी की क्वेश्चंस को देख रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है, तो ज्यादा कंफ्यूज तो होना ही नहीं है कहीं पर भी, और भागना बिल्कुल भी नहीं है। भाई थोड़े से क्वेश्चंस है, जल्दी से देख लो ताकि चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए, और जो इतना इजी सा और बहुत छोटा सा चैप्टर है ना, वो हमको इतना बड़ा नहीं लगे और उसको देख देख के हमको ना घबराना नहीं पड़े कि यार एक काम करते हैं, चैप्टर को ड्रॉप आउट कर देते हैं। नहीं पढ़ेंगे तो क्या ही हो जाएगा, वैसे भी कौन सा पूरे सिलेबस में सब कुछ ही आना ही आना है, नहीं आएगा, लेकिन सब आना है। एक एक नंबर हमारे लिए ना बहुत ज्यादा कीमती हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक एक मार्क्स भी कटाते चले जाएंगे तो ऐसे तो हमारे पूरे ही मार्क्स कट जाएंगे ना भैया। कहाँ जा रहे हो, पढ़ लो, चलो आ जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल्स। इसका तो आंसर सबको पता होना चाहिए, बिकॉज अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था, लास्ट जो हमने इस चैप्टर के अंदर टॉपिक पढ़ा था, वो यही तो था कि नेचुरल गैस जो है वो क्या होती है, क्या उनके एडवांटेजेस है, क्यों हम इनको यूटिलाइजेशन करना थोड़ा ज्यादा पसंद करते हैं, क्यों हमारे लिए अल्टरनेटिव सोर्स की फॉर्म में सीएनजी आया है। सो देखो, एडवांटेज क्या है सीएनजी और एलपीजी दोनों के बताने हैं आपको। फर्स्ट थिंग इज कि एलपीजी क्या होती है और सीएनजी क्या होती है। सीएनजी की फुल फॉर्म हमने कहा था कि लर्न करना है, बिल्कुल अच्छे से सब कुछ याद होना चाहिए। सीएनजी क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। सीएनजी क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, नेचुरल गैस। एंड एलपीजी क्या होती है, एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। डू नॉट फॉरगेट द फुल फॉर्म्स, पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दोनों ही हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई जब पेट्रोलियम गैस की बात आती है तो जो हमने पेट्रोलियम की बात की थी, उस पेट्रोलियम के अंदर जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे थे और सारी चीजों को ऑब्टेन कर रहे थे उसमें से, तो सबसे पहले जो गैस आई थी हमारे पास में, दैट वाज लिक्विफाइड, दैट वाज पेट्रोलियम गैस। लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, कंप्रेस्ड करके लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज वाई हम उसको कहते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। उसके अलावा जो नेचुरल गैस है हमारे पास में, उस नेचुरल गैस को भी क्या किया गया है, कंप्रेस्ड करके स्टोर किया गया है। दैट इज वाई हम उसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ दैम, ठीक है। देखो इको फ्रेंडली होता है, ये हमको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ये लेस पॉल्यूटिंग होता है, ये इको फ्रेंडली होता है, ये ज्यादा पॉल्यूशन कॉज नहीं करता है, बिकॉज कोई स्मोक वगैरह कभी कुछ नहीं निकलता है। कन्वीनियंस है, बहुत इजी टू स्टोर है, इजी टू अफोर्डेबल है, सब कुछ सही है, इकोनॉमिकल भी है, सेफ है, रिलायबल है। अब ये पॉइंट्स वाले हमारे लिए थोड़े इजी से लग रहे होंगे, लेकिन फिर भी हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा इलैबोरेट करके पढ़ते हैं ताकि हमारे लिए चीजें जो है और आसान हो जाए। भी अगर ये वर्ड्स आपको नहीं भी याद रहे ना तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि अरे यार क्या था, नहीं, जितना आता है उतना एग्जाम के अंदर सब कुछ लिख के भी आना है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज तो ये कि सीएनजी को हम क्यों प्रिफर करें। भाई हम किसी भी चीज को आज की डेट में क्यों प्रिफर करते हैं, बिकॉज वो इको फ्रेंडली होगा, सिंपल। सारी चीजें जो भी हम यूटिलाइज कर रहे थे, हम फॉसिल फ्यूल्स का जो यूज कर रहे थे, उसमें हमको पता है चाहे कोल ले लो चाहे पेट्रोल ले लो, उससे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। लेकिन अगर वही मैं आपके एलपीजी की बात कर लूं, वही अगर मैं सीएनजी की बात करूं, सीएनजी हमको कहाँ देखने को मिलती है, सबसे पहली चीज तो ये बताओ आप मुझे, सीएनजी कहाँ देखने को मिलती है, तो ऑटोमोबाइल्स में देखने को मिलती है। जो हमारे रिक्शा चलते हैं उनके अंदर देखा होगा आपने कि हमेशा वो सीएनजी पे काम करते हैं। क्या कभी उनके पीछे धुआं निकलते हुए देखा है? बाकी सारी गाड़ियों में से बहुत सारा धुआं निकलता है, लेकिन क्या उसमें से धुआं निकलते हुए देखा है? नहीं देखा है ना, तो क्या ये इको फ्रेंडली नहीं है? बिल्कुल है। एलपीजी जो है, जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर्स में आती है, जब आप गैस को ऑन करते हो तो क्या उसमें धुआं निकलता है बहुत सारा? कभी देखा है क्या? गैस सबने चलाया हुआ है, हमारे घरों में चूल्हे की जगह आजकल गैस ही यूज किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि आज भी हम वो चूल्हा जलाते हैं और उसको फूक 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 करते फूक देते हैं उसके अंदर बहुत सारा, और तब जाके आग लगती है और फिर जाके हमारे घर का खाना पकता है। तो ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है हमारे घर में। अभी सब क्या करते हैं, गैस बर्नर्स का यूज करते हैं, तो उसके अंदर क्या स्मोक निकलता है बहुत सारा, नहीं निकल रहा है। और जब नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, वो इको फ्रेंडली होगा। क्यों होगा इको फ्रेंडली? बिकॉज स्मोक नहीं निकल रही है, और स्मोक नहीं है मतलब कि पॉल्यूटेंट्स नहीं है, और पॉल्यूटेंट्स नहीं है तो वो इको फ्रेंडली है, बिकॉज वो पॉल्यूशन कॉज नहीं कर रही है, वो हमारे एनवायरमेंट को हार्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज कि ये इको फ्रेंडली है। उसके अलावा डू यू नो कि ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। बाकी सारी चीजों के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो ये हमारे लिए बहुत पॉकेट फ्रेंडली होता है। अब अगर मैं बात करूं कि भाई कुकिंग करनी है, तो कुकिंग के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि भाई लकड़ियां लेकर आनी है, फिर कुकिंग करनी है, फिर कोल लेकर आना है, कोयले लाना है बहुत सारे, फिर हमें खाना पकाना है, तो क्या होगा, बहुत बड़े अमाउंट में। अगर मैं पूरे महीने का आपको बोलूं कि भाई 30 डेज तो एटलीस्ट चलना ही चाहिए, इतना तो हो ही, तो आप क्या करोगे, बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ वुड लेके आओगे, कोल लेकर आओगे और फिर उसको स्टोर करोगे और देन फिर वो पूरे महीने चलेगा। बट क्या आपके घर में खाना पकाने के लिए रोज के रोज एक सिलेंडर आता है? नहीं। एटलीस्ट एक सिलेंडर जो है वो 40-50 डेज चलता ही चलता है सबके घर के अंदर। तो एक ही बार में देखो सब कुछ आ गया, बहुत ही छोटी सी सिलेंडर के अंदर आ गया, बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ, एक तरह एम्पल स्पेस नहीं चाहिए था हमें, बहुत छोटे से सिलेंडर के अंदर आ गया था। ठीक है, तो ये क्या है, सेकेंड नंबर क्या होगा इसका, सेकेंड नंबर होगा ये इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू स्टोर, इजी टू ट्रांसपोर्ट एंड इजी टू स्टोर। क्यों है इजी टू स्टोर? क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि बहुत ही महीने भर का अगर हम देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हमें कोल लाना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ हमें वुड लाना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक बड़ा स्पेस भी चाहिए उनको स्टोर करने के लिए। लेकिन इनके लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई। अगर हम वो ऑटो रिक्शा की अगर हम बात कर ले, हमारे ऑटोमोबाइल्स की अगर बात कर ले, जिसके अंदर सीएनजी फिल की जाती है, सीएनजी जो है उसी के ऊपर वो ऑटो रिक्शा जो हमारा चलता है। ठीक है, अब क्या हर 1 किलोमीटर के बाद वो गैस भरवाएगा? नहीं, उसने एक बार अपना सिलेंडर फिल करवा लिया है सीएनजी से, उसके बाद क्या होगा, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा काफी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद, लाइक मतलब हो सकता है पूरे दिन वो चला ले, हाफ डे चला ले, ऐसा कोई सिस्टम है। उसके बाद फिर क्या होगा, उसको रिफिल करवाना पड़ेगा, उससे पहले उसको उसे रिफिल करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर मैं आपको बोलूं एक स्टीम इंजन की अगर हम बात करें, तो स्टीम इंजन के अंदर क्या होता है, बहुत सारा कोल डाला जाता है तब जाके वो स्टीम इंजन चलता है। फाइन, सो इजी टू स्टोर है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है। वन मोर थिंग कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है। क्या है इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई है। ठीक है, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ अगर हम एलपीजी लेते हैं या फिर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ सीएनजी की बात करेंगे तो उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी एज कंपेयर टू अदर फ्यूल्स। अगर अदर फ्यूल से उसको कंपेयर करेंगे तो एलपीजी और सीएनजी से क्या होगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि उसकी क्या होती है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये अफोर्डेबल होगा, ये अफोर्डेबल होता है, दोनों ही क्या होता है, अफोर्डेबल होता है। बेसिकली अगर देखोगे तो सीएनजी इज चीपर देन एलपीजी। सीएनजी जो होता है वो थोड़ा सा चीपर होता है एलपीजी से, लेकिन स्टिल अगर हम इन दोनों को एक साथ रख दे और बाकी सारे फ्यूल्स को अगर एक साइड में रखें तो हमें ये समझ में आएगा कि भाई ये दोनों क्या है, अफोर्डेबल है, बहुत ही आसानी से इजीली हमें अवेलेबल भी हो जाता है, अफोर्डेबल भी है ये हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली भी होता है, ये पॉकेट को भी अलाउ कर जाता है। ज्यादा अमाउंट ऑफ कोल लाने की बजाय हम थोड़ी सी एलपीजी अगर लेकर आते हैं तो हमारे घर में ये इजीली जो है वो 30-40 डेज तक का काम हो जाएगा। ठीक है, सीएनजी जो ऑटोमोबाइल्स वाले, ऑटो रिक्शा वाले जो है वो फिल करवाते हैं अपने सिलेंडर्स के अंदर, तो वो भी मुझे लगता है वन डे बहुत ही आसानी से अपना पूरा घूम लेते हैं और लास्ट में इवनिंग के टाइम पे वापस उनको वो जो है फिल करवाना पड़ता है। फाइन, सो आई होप कि आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, कि भाई ये इको फ्रेंडली है, इजी टू ट्रांसपोर्ट है, इजी टू स्टोर है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है इनकी एंड अफोर्डेबल है। ठीक है, वन मोर थिंग कि ये कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ते, नो रेजिड्यू लेफ्ट। जब इनको जलाया जाएगा तो जैसे कि ये कोई स्मोक नहीं निकालते, वैसे ही इनके बाद में जलने के बाद में कोई भी रेजिड्यू नहीं छूटेगा। मतलब अगर हम लकड़ी को जलाते हैं या हम कोल को जलाते हैं या हम किसी भी चीज को अगर लेकर जला देते हैं तो लास्ट के अंदर क्या बनता है, लास्ट के अंदर बनती है ऐश, यानी राख बनती है। लेकिन जब हम एलपीजी को या सीएनजी को जलाते हैं तो क्या कभी आसपास में कोई रेजिड्यू देखा है आपने?
कभी अपने घर के गैस बर्नर के आसपास में कुछ देखा है कि भाई हाँ जब गैस को जलाया गया तो ये सारी चीजें जो है ये गैस को जलाने की वजह से बनी है? नहीं, कभी नहीं देखा हमने, ना ऐश मिलता है ना कुछ और मिलता है। तो यानी कि ये क्या है, इसके बाद इसको जलाने के बाद में कोई भी रेजिड्यू नहीं छूटेगा। फाइन, तो देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ दीज फ्यूल्स, दैट इज व्हाई अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इनकी साइड ज्यादा जा रहे हैं। वन मोर थिंग, जब हमने कहा कि इनका ट्रांसपोर्टेशन ईजी है, जैसे कि हमने कहा कि भाई इतने सारे कोल को लाने के बजाय हम क्या करें, एक सिलेंडर को ले आए, बट डू यू नो कि इससे भी ज्यादा इजी ट्रांसपोर्टेशन अब इसका हो गया है, बिकॉज इनको अब पाइपलाइंस के थ्रू भी घरों तक पहुंचाया जाता है, घर के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, जहां पर भी हमें नेचुरल गैस की यानी सीएनजी या एलपीजी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वहां पर अब इसको किससे पहुंचाया जा रहा है, पाइपलाइंस के थ्रू पहुंचाया जाता है। बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज के अंदर तो पाइपलाइंस आ भी गई है, कुछ जगह जहां बाकी है वहां भी होगा, कुछ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद में क्या होगा, सब जगह पर वो पाइपलाइंस आ जाएंगी। तो जैसे हमारे घरों में पाइपलाइन से पानी आता है, वैसे ही उन पाइपलाइन से क्या आएगा, अब गैस भी आने लग जाएगी। तो हमें बार बार सिलेंडर्स के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपने नोब को ऑन किया, ऑटोमेटिकली उसमें से गैस आने लग जाएगी, आप उसको यूज कर ले, यूज करने के बाद फिर नोब को बंद कर दे, और एट लास्ट एट दी एंड ऑफ द मंथ हमें क्या मिल जाएगा, उसका बिल मिल जाएगा। जैसे हमारे पानी का बिल आता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, कभी यूटिलाइज कर लिया हो गया, वैसे ही इन गैस के लिए भी हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, ना हमें सिलेंडर्स को लाना पड़ेगा, जो पाइपलाइंस है उन पाइपलाइन से ही सारा काम हो जाएगा। फाइन, चलो, सो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गई होगी, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वैसे ज्यादा इतना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसा है जिसको किसके लिए यूज किया जाता है, सरफेसिंग ऑफ रोड में यूज किया जाता है। भाई जब बारिश के टाइम पर आपने देखा होगा बहुत ज्यादा रोड्स टूट जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, रोड्स वापस बनती है, और जब वो रोड्स बनती है तो आपने नोट किया होगा उसको कि बहुत ही चकाचक होती है। चकाचक होती है मतलब क्या हुआ, मतलब कि बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है, लेकिन एकदम शाइनिंग वाली होती है, बहुत ही शानदार तरीके से उसको बनाया जाता है। तो ये जो इतनी शानदार हमारी रोड बनती है, ये किससे बनती है, तो बेसिकली पहले ये बना करती थी कोल तार से। किससे बनती थी पहले, ये कोल तार से बनती थी। कोल तार जो हमको कहाँ से मिलता है, जो हमको कोल को बिना ऑक्सीजन के जलाने पर मिलता है, मतलब कोल को जब ऑक्सीजन के साथ में जलाया जाएगा तो उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब उसी कोल को ऑक्सीजन की एब्सेंस में जलाया जाएगा तो उससे कोक बनता है, और एक लिक्विड फॉर्मेशन भी होता है, एक लिक्विड फॉर्मेशन जिसको हम क्या कहते हैं, कोल तार कहते हैं। ठीक है, तो पहले कोल तार का यूज किया जाता था, लेकिन अब किसका यूज किया जाता है, तो अब एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से एक प्रोडक्ट निकाला जाता है। पेट्रोलियम से कैसे करते हैं, पेट्रोलियम से देखो क्या होता है, पूरा एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बनता है। उस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या किया जाता है, सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स्ड है। ठीक है, अब क्या होगा, एक एक करके क्या करते हैं, इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, राइट। इनके बॉइलिंग पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, दैट इज व्हाई इजीली इनको अलग सेपरेट किया जा सकता है। बट लास्ट के अंदर जो बच जाता है, लास्ट में देखो यहाँ पे क्या होता है, जो रेजिड्यू बच जाता है उसको क्या किया जाता है, जो पेट्रोलियम की जब सारे प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा तो जो रेजिड्यू बचेगा, उस रेजिड्यू का यूज किसमें किया जाता है, उस रेजिड्यू का यूज किया जाता है सरफेसिंग ऑफ रोड्स के अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बिटुमेन, जिसको हम क्या कहते हैं, बिटुमेन कहते हैं। बिटुमेन, जो ये देखो ब्लैक कलर का आपको लग रहा होगा, जनरली हमारे घरों के अंदर लोग कहते हैं, पुराने जमाने के जो लोग हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट है, मतलब वो लोग क्या कहते हैं कि भाई डामर से रोड बनती है। अब ये डामर हमको कभी समझ नहीं आया, लेकिन हाँ आई होप कि ये बिटुमेन आपको समझ में आ जाएगा। इट इज अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम के अंदर से जब सारी चीजों को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो उसके बाद जो उसका रेजिड्यू बच जाता है, और उसी रेजिड्यू को हम क्या कहते हैं, उस रेजिड्यू को हम कहते हैं बिटुमेन। ठीक है, और इस बिटुमेन का यूज किया जाता है रोड्स को बनाने के लिए। और वही अगर आपको पूछा जाए कि पहले किसका यूज किया जाता था, तो हम क्या लिखेंगे, कोल तार का यूज किया जाता था। कोल तार इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दी कोल। फाइन, चलो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ये तो ज्यादा बड़ा क्वेश्चन भी नहीं था, वन वर्ड आंसर होना था इसके अंदर। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए थियोरेटिकल भी है, थोड़ा सा हमें लगता है कि प्रोसेस भी हमें लर्न होना चाहिए इसके लिए। क्या क्वेश्चन है ये, डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस पर्पस, दिस प्रोसेस कॉल्ड। अब ये कोल किस तरह से फॉर्म होता है, डेड वेजिटेशन से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। ठीक है, देखो कोल का जो मेन प्रोडक्ट है, कोल का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है,
कोल के अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। कोल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। तो भाई जब डेड वेजिटेशन से जब कोल में कन्वर्ट किया जाता है उनको, यानी डेड वेजिटेशन को जब कोल में कन्वर्ट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कार्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज कोल का जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, वो है कार्बन। कोल के अंदर जो मेन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है कार्बन। दैट इज वाई हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, भाई ये जो डेड वेजिटेशन था हमारा, इससे जब कोल बना तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया है कार्बनाइजेशन। इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है, कार्बनाइजेशन नाम दिया है। देखो अब कोल का फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से उसका फॉर्मेशन किया जाता है। भाई डेड वेजिटेशन है, ये हमको समझ में आ गया, वहां से कोल बनेगा, ये भी हमको क्लियर है। इस प्रोसेस को हमने कहा कार्बनाइजेशन, दैट इज ओके। बट द प्रॉब्लम इज कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से होगा। तो हमने फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन पढ़ा है। हमारे लिए तो क्या होता है कि भाई जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल्स है, प्लांट्स है, चाहे कोई भी है, वो नीचे जमीन के अंदर क्या हुआ, दबते गए और लास्ट में क्या हुआ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से क्या बन गया, फॉसिल फ्यूल बन गया। फाइन, उसी फॉसिल फ्यूल का एक पार्ट कौन है, कोल है, और ये हम लिख के आ जाता है। बट आपको ये आंसर नहीं लिखना, सिर्फ इतना सा ये आंसर नहीं लिखना है, हमें पूरा स्पेसिफाई करना है कि कौन सी चीज के जमीन के अंदर दबने से क्या क्या प्रोसेस हुआ है और किसकी वजह से ये कोल के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। फाइन, देखो जब अगर हम 300 या 400 मिलियन ईयर अगो की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर क्या हुआ करते थे, स्वैम्स हुआ करते थे। भाई नदी तालाब तो थे ही आसपास के अंदर, उन नदी तालाब के आसपास में क्या हुआ करते थे, स्वैम्स हुआ करते थे। स्वैम्स का मतलब होता है कि दलदल हुआ करते थे, ठीक है। स्वैम्स का मतलब क्या होता है कि दलदल हुआ करते थे। अब ये जो दलदल है, ये क्या कर रहे हैं, तो दलदल के आसपास के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। दलदल के आसपास के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे, देखो सपोज हम बात करें एक रिवर की, तो यहाँ हमने क्या बना दी, एक रिवर बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो रिवर है, रिवर के आसपास में कौन है, रिवर के आसपास में है स्वैम्स, ठीक है। चलो रिवर के आसपास बना लेते हैं हम स्वैम्स। अब ये क्या है, ये है स्वैम्प। भाई जहां नदी होंगी तो वहां पानी होगा, आसपास में क्या होती है, मिट्टी होती है। तो जब दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, कीचड़ जैसा कुछ बन जाता है। तो उसी से क्या बन गया, दलदल बन गया। अब इस दलदल के आसपास में कौन है, चलो ग्रीन कलर लेते हैं हमारे पेड़ों के लिए। इस स्वैम्स के आसपास में कौन है, बहुत सारे क्या बना रखे हैं, पेड़ बन गए हैं, पेड़ है, इसके आसपास में बहुत सारे पौधे भी हैं, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सबका एक लाइफ स्पैन होता है। डन। जो लाइफ स्पैन होता है, यानी कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है वो जन्म भी लेगा और उसकी डेथ भी होगी। तो उसने क्या किया, पेड़ों ने अपना अपना लाइफ स्पैन जो था वो जी लिया, जितना लाइफ स्पैन उनका होना था उतना हो चुका है। जब इनकी डेथ हो जाएगी, यानी जब ये एक पेड़ कट के नीचे गिर जाएंगे, या किसी हवाओं की वजह से अगर नीचे गिर गए हैं, या अगर अपनी जड़ों से उखड़ गए हैं, नहीं उखड़े तो ऊपर से हो सकता है कई ब्रांचेस, कई बार होता है टूट के गिरती है, कई बार होता है कि सिर्फ लीव्स आ जाती है नीचे, कई बार होता है कि फ्रूट्स नीचे गिर जाते हैं, कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान हो गया जिसकी वजह से कोई पेड़ था वो टूट गया और टूट के कहाँ आ जाएगा, दलदल के ऊपर, वहां गिर जाता है। अब दलदल के अंदर हमको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी कोई चीज स्वैम्प के ऊपर आती है तो वो ऑटोमेटिकली जमीन के अंदर जाने लगती है। फाइन, तो ये पेड़ पौधे भी क्या थे, जमीन के अंदर चले गए। जब ये जमीन के अंदर गए तो उसके ऊपर कौन आ गया, मिट्टी आ गई, बहुत सारी थोड़ा कीचड़ जैसा कुछ स्ट्रक्चर आ गया। देन उसके बाद क्या हुआ, और पेड़ पौधे थे, उनका भी वही सेम सीन हुआ, उनका लाइफ स्पैन खत्म हुआ, फिर वो स्वैम्प के अंदर जाके दब गए। उसके अलावा जो आसपास के पेड़ पौधे और थोड़े दूर दूर के हुआ करते थे, उनमें क्या होता था, भाई वो तो कहीं जा नहीं सकते खुद तो चल के, अब पेड़ तो अपने चल नहीं सकते ना, नॉन मोटाइल होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि चलो यार आज मूड हो गया एक काम करते वहां जाके बैठते, ऐसा नहीं हो सकता। तो बेसिकली उन पेड़ों का क्या होता था, तो जब बाढ़ आती थी, ऑब्वियसली बात है नेचर है, कुछ भी हो सकता है, तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती थी या बाढ़ आ जाती थी या बहुत तेज हवाएं चलती थी, बहुत तेज आंधी आती थी, तब जो पेड़ है वो उखड़ के क्या होते थे, स्वैम्प की साइड में आ जाते थे। अब उन स्वैम्प के अंदर वो पेड़ भी चले गए अंदर की तरफ। तो अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि भाई पहले कौन आया, पेड़ आए, पेड़ के ऊपर कौन आया, फिर सॉइल आ गई, मिट्टी आ गई, फिर पेड़ आ गए, फिर इसके ऊपर कौन आ गया, मिट्टी आ गई। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब उनकी डेथ हो जाती है तो उनका क्या होता है, डीकम्पोजिशन होता है। क्या होता है, उनका डीकम्पोजिशन होता है। इन पेड़ों का क्या होता है, डीकम्पोजिशन होगा। इन डीकम्पोजिशन का प्रोसेस जो है ये कौन करेगा, ये डीकम्पोजर्स करेंगे। फाइन, लेकिन जैसे जैसे ये अंदर की तरफ दबते चले गए तो वैसे वैसे क्या हो गया, इनका ऑक्सीजन के साथ में जो कॉन्टेक्ट था वो छूट गया। फाइन,
इन डीकम्पोजिशन जो करने वाले डीकम्पोजर्स थे उनका ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट छूट गया, तो उन्होंने डीकम्पोजिशन का काम भी बिल्कुल बंद कर दिया। ठीक है, जब इन्होंने डीकम्पोजिशन का काम बंद किया तो उस टाइम पर इस पेड़ का पूरा डीकम्पोजिशन नहीं हुआ था, ये पेड़ पूरा डीकम्पोज नहीं हुआ है, अभी भी इसका कुछ पार्ट जो है वो रह गया है, दैट इज डेड रिमेन्स। क्या है ये है डेड रिमेन्स। ठीक है, ये जो डेड रिमेन्स है, अब ये डेड रिमेन्स कहाँ जाएंगे, ये और जमीन के अंदर दबते चले जाएंगे, और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे। तो इनके ऊपर क्या आ रहा है, बहुत सारी लेयर्स आ गई है, चाहे वो प्लांट्स की हो चाहे वो सॉइल की हो, बहुत सारी इनके ऊपर क्या आ चुकी है, अभी लेयर्स आ चुकी है। फाइन, अब क्या होगा, अब होगा ये कि भाई जैसे जैसे जमीन के अंदर जाते हैं, अंदर जाएंगे तो वहां पर इनको क्या मिलेगा, वहां पर इनको मिलेगा हाई टेम्परेचर। यहाँ इनको अब क्या मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा, और ऊपर अब बहुत सारी लेयर्स है तो अब क्या मिलेगा, इनको हाई प्रेशर भी मिलेगा। हाई टेम्परेचर के साथ साथ में क्या मिलेगा, हाई प्रेशर। तो इस हाई टेम्परेचर और इस हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा कि जो ये पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े जो ये पेड़ वगैरह है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसको हमने क्या नाम दिया, कोल नाम दिया है। ये सारे जो डेड रिमेन्स है, प्लांट्स के, ट्रीज के जो डेड रिमेन्स है, वो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वो डेड रिमेन्स के डेड रिमेन्स नहीं, एक ब्लैक कलर के सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, जो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस है उसको हमने क्या नाम दिया है, उस सब्सटेंस को हमने नाम दिया है कोल। इस सब्सटेंस को हमने क्या नाम दिया है, कोल नाम दिया है। अब ये जो कोल है ये कहाँ आया, जमीन के अंदर मिल रहा है हमको। अब इसको अगर जमीन से बाहर निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनको निकालने के लिए माइंस बनानी पड़ती है, पूरी क्या बनती है, कोल माइंस बनती है। बहुत सारा लेबर भी लगता है इसके लिए, पूरी कोल माइंस बनती है, और कोल माइंस के बनने के बाद ही कोल को उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ कि ये जो कोल है ये हमको समझ में आ गया कि कहाँ बन रहा है, जमीन के अंदर बन रहा है। ठीक है, क्यों बन रहा है, बिकॉज हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, जमीन के अंदर सारी चीजें दब गई थी एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें हमको क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका ये है कि ये जमीन के अंदर तो बन रहा है, दैट इज ओके, बट हर एक नेचुरल रिसोर्स को हम क्या कर रहे हैं, हम मैन मेड भी बना रहे हैं, हम आर्टिफिशियली भी उसको डिराइव कर रहे हैं। तो क्या कोल का भी फॉर्मेशन किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा नो, कोल का फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, भाई कोल जिस तरह से बन रहा है, जब हमें प्रोसेस पता है तो हम बना सकते हैं, लेकिन नहीं, बिकॉज जब 300-400 मिलियन ईयर्स अगो जब ये सारे के सारे पेड़ जो थे ये जमीन के अंदर चले गए थे, और जब इनसे इतना सारा प्रोसेस होके अब जो कोल बना है उसको अब हम यूज कर रहे हैं, इससे पहले हम इसको यूज नहीं कर पा रहे थे। अब अगर आज की डेट में अगर हम देखें, जितने भी सपोज कोई पेड़ पौधे अगर आज भी अगर जमीन के अंदर जा रहे हैं, तो उनसे जो कोल बनेगा उनका यूज कब हो पाएगा, 100 ईयर्स के बाद में हो पाएगा। 3-4 ईयर्स के बाद नहीं होगा, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद होगा, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होगा। ठीक है, हंड्रेड्स भी नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद होगा। अब ये जो इतने सारे मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद अगर इसका यूटिलाइज होना है, तो आज तो ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं आपको बोलूं कि लैबोरेटरीज के अंदर बनाना है या फैक्ट्रीज के अंदर हमें इसका फॉर्मेशन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इतना लंबा उनको टाइम देना पड़ेगा बनने के लिए, क्योंकि ये प्रोसेस ग्रेजुअल है, ये प्रोसेस स्लो प्रोसेस है, ये फास्ट नहीं है। ठीक है, ये कौन सा प्रोसेस है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो इसको बनने में बहुत टाइम लगता है। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारा लाइफ स्पैन जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स का नहीं होता है, तो हम लैबोरेटरीज के अंदर इनको फॉर्म नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग कि इनको बनाने के लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, और इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं है फॉर्म करना। दैट इज वाई हम कोल का फॉर्मेशन जो है वो कभी भी आर्टिफिशियली नहीं कर सकते, ना ही फैक्ट्रीज के अंदर ना ही लैबोरेटरीज के अंदर किया जा सकता है इसको। ये नेचुरल प्रोसेस है, तो ये नेचुरली ही अकर होगा। दैट इज वाई हम बोलते हैं कि भाई जो कोल है वो इनएग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्टेबल है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं और इतने साल हमारे पास नहीं है। अगर हम इसका जल्दी यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो कुछ टाइम में जब कोल खत्म हो जाएगा तो हमारे पास में क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। दैट इज वाई हम उसको बोलते हैं कि वाइजली यूज करना चाहिए। फाइन, चलो, सो आई होप कि इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस आपको क्लियर हो गई होगी। एंड इस प्रोसेस का नाम नहीं भूलना है, दैट इज कार्बनाइजेशन। क्यों था ये, बिकॉज कोल के अंदर मेनली जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन है, कार्बन है। ठीक है, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सिंपल सी चीज है, फिल ही तो करना है, क्या फर्क पड़ता है, 2 मिनट लगता है इसके अंदर, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है, और ये स्कोरिंग भी होता है। पार्ट ए इज
फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? तो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा ही क्या, फॉसिल फ्यूल्स ही तो पढ़े हैं, तो हमको पता है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या क्या होते हैं। अभी एक तो हम पढ़ के आ रहे हैं उसका फॉर्मेशन भी, कोल होता है, पेट्रोलियम होता है, एंड एक और क्या होता है, एक और होता है हमारा नेचुरल गैस। ठीक है, कोल होगा, पेट्रोलियम होगा, और क्या होगा, नेचुरल गैस। दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। ये डेड रिमेन्स से बनते हैं, दैट इज वाई इनको फॉसिल कहा जाता है। और ये कोल, पेट्रोलियम और जो नेचुरल गैस है, इनसे हम एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं, इनको हम एज फ्यूल यूज किया जा सकता है, दैट इज वाई हम इनको फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फाइन, नाउ पार्ट बी इज कि प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए क्या किया जाता है, मतलब लाइक पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। अब इस पेट्रोलियम के अंदर से क्या होता है, मतलब पेट्रोलियम में से पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, पेट्रोलियम में से डीजल को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसी पेट्रोलियम में से हम पैराफिन वैक्स को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम केरोसिन को भी एक्सट्रैक्ट करेंगे, ल्यूब्रिकेंट ऑयल भी जो है वो उसी में से निकाला जाएगा। इवन जो पेट्रोलियम का रेजिड्यू होता है हम उसे भी नहीं छोड़ते हैं, दैट इज बिटुमेन, और उसका यूज हम कहाँ करते हैं, रोड्स को बनाने में कर देते हैं। तो ये जो पेट्रोलियम है भाई डायरेक्टली यूज तो कर नहीं सकते, जब इसका एक्सट्रैक्शन किया, सारी चीजों को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेट्रोलियम में से, यानी जब सारी चीजों को सेपरेट किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो हमने देखा था कि भाई एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको बहुत ज्यादा गर्म करने पे क्या होता है, जैसे जैसे उसका वेपर बनता है एक एक करके सारी चीजों का, बिकॉज सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, उससे फिर हम उनको सेपरेट करते हैं। दैट प्रोसेस वाज कॉल्ड रिफाइनिंग। क्या बोलते हैं उसको, हम रिफाइनिंग कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम में से सारी चीजों को सेपरेट करने के मेथड को हम क्या कहते हैं, रिफाइनिंग कहते हैं। एंड इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन जो है वो बेसिकली एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल्स। अब जब देखो व्हीकल्स की बात आती है तो हमको पता है कि गाड़ियों के यूटिलाइजेशन को हमें बोला जाता है कि बहुत ही कम करो, ये मत करो, संडे को बाहर मत जाओ। बहुत सारे मेथड सोचे जा रहे हैं कि भाई पेट्रोल डीजल का यूज जो है वो कम हो जाए, बिकॉज पेट्रोल और डीजल क्या है, एग्जॉस्टेबल है, एग्जॉस्ट हो सकते हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो जो व्हीकल्स के लिए फ्यूल यूज किया जा रहा है बेसिकली जो पेट्रोल डीजल है, लाइक बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैलाता है, बिकॉज आप कोई भी गाड़ी को देखोगे तो क्या होता है, बहुत ज्यादा धुआं निकलता है उसमें से, और वो स्मोक जो है वो क्या है, वो पॉल्यूटेंट्स की तरह काम करता है, एयर पॉल्यूशन फैलाता है, एंड देन इनहेल अगर हम कर ले तो हमारे लिए भी वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी व्हीकल्स के लिए एक ऐसा फ्यूल ढूंढ रहे हैं जो कि लीस्ट पॉल्यूटिंग हो, वो बहुत ही कम उसका पॉल्यूशन फैले। तो यहाँ पर हमारे पास कौन सा फ्यूल होता है, दैट इज सीएनजी। एक सीएनजी नाम की चीज है, यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करके बहुत ज्यादा प्रेशर से उसको हम स्टोर करते हैं। तो सीएनजी का यूज जो है व्हीकल्स के अंदर किया जा रहा है, और वो लीस्ट पॉल्यूटिंग है, बहुत ज्यादा कम पॉल्यूशन फैलाता है। साथ ही साथ ये इजी टू स्टोर है, इजी टू मेंटेन है, अफोर्डेबल भी है, पॉकेट फ्रेंडली भी है। जैसे इको फ्रेंडली है वैसे ही ये पॉकेट फ्रेंडली भी है। ठीक है, उसके अलावा इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू होती है, जो ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत स्कोरिंग भी है, तो इसको भूलना बिल्कुल नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये तो और इजी लग रहा है, बस टिक मार्क ही तो करना है, ट्रू करो, ये फॉल्स करो, क्या फर्क पड़ता है। और नहीं हो तो एक नई ट्रिक लगाओ, ट्रू और फॉल्स दोनों एक साथ लिखो, जिसको जो अच्छा लगे लिख लो। चलो ये वैसे हम नहीं, एग्जामिनर करता है ये, आपको जब क्वेश्चन पेपर देता है ट्रू फॉल्स दोनों लिख के देता है, हमें सिर्फ एक ही लिखना है जो कि सही आंसर होगा हमारा। चलो फर्स्ट इज फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। फॉसिल फ्यूल जो है क्या वो लेबोरेटरी के अंदर फॉर्म किया जा सकता है? तो अभी हमने कहा था लेबोरेटरी के अंदर हम किसी भी फॉसिल फ्यूल को नहीं बना सकते, उसका फॉर्मेशन जो है वो लेबोरेटरीज के अंदर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? बिकॉज हमको बहुत अच्छे से पता है कि अगर हम लेबोरेटरीज में इनको बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हाई प्रेशर देना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा इन सारी चीजों को, यानी डेड रिमेन्स जो होते हैं उनको। उसके अलावा एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देना पड़ेगा, मतलब 300-400 मिलियन ईयर्स देने पड़ेंगे। तो हमें क्या लगता है भाई, ह्यूमन बीइंग्स जो है क्या कभी मिलियन ईयर जीता है? नहीं, उसका लाइफ स्पैन तो बहुत छोटा होता है, उसके कंपैरेटिवली तो नेग्लिजिबल होता है। तो हमारे पास जब इतना टाइम नहीं है तो फिर हम लेबोरेटरी में उसको कैसे फॉर्म कर सकते हैं? प्लस इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा टेम्परेचर जो कि अर्थ की सरफेस के नीचे है, उतना हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। दैट इज वाई फॉसिल फ्यूल्स को कभी भी लेबोरेटरीज के अंदर फॉर्म नहीं किया जाता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट आ जाओ, सीएनजी इज, यहाँ मैं लिख देती हूँ एक बार, ये क्या है, फॉल्स है। CNG is more polluting fuel than petrol.
क्या सीएनजी से पॉल्यूशन ज्यादा फैलता है रादर देन पेट्रोल? तो बिल्कुल नहीं। अभी अभी हमने पढ़ा है ये तो कि पेट्रोल जो होता है उससे जो भी गाड़ियां चलती है उसमें से बहुत ज्यादा धुआं निकलता है एक ब्लैक कलर का, और ये बहुत ज्यादा पॉल्यूटिंग होता है बिकॉज जो धुआं है उसके अंदर क्या है, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स है, और उन पॉल्यूटेंट्स की वजह से क्या हो रहा है, उन पॉल्यूटेंट्स की वजह से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलता है। एयर पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है कि हम भी उससे सफर कर रहे हैं। ठीक है, हमें पता है कि जहाँ पॉल्यूशन ज्यादा है वहां हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, अस्थमा ज्यादा हो रहा है, लोगों में दमा बहुत ज्यादा फैल रहा है, एलर्जी ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि एयर पॉल्यूशन ज्यादा है। लेकिन अगर हम सीएनजी की बात करें तो सीएनजी जो है वो लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है, जिससे कि बहुत ही कम पॉल्यूशन फैलता है। दैट इज वाई हम इसको ज्यादा यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो सीएनजी जो है वो मोर पॉल्यूटिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स। ये भी आंसर, इसका भी आंसर क्या होगा, गलत है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यस, जो कोल था, कोल को हमको पता है कोल के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है, कार्बन है। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा, यानी एयर के अंदर जब उसको जलाया जाता है तो क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, लेकिन वही अगर कोल को हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर जलाए तो उससे क्या बनेगा, कोक बनेगा, कोल तार बनेगा, और उससे क्या बनेगी, कोल गैस बनेगी। ठीक है, कोल गैस गैस स्टेट होता है, कोल तार एक लिक्विड फॉर्मेशन होता है उसका, एंड कोक इज द मेन प्रोडक्ट है कोक, जो किससे बनाया जाता है, कोल को जब हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जला देते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जब जला दिया जाता है उसको, तब क्या बनता है, कोक बनता है। और ये जो कोक है ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कौन है, कोक होता है। क्यों होता है, बिकॉज इसके अंदर मेनली कितना कार्बन है, 90% तक कार्बन इसके अंदर होता है। 90% तक का कार्बन किसमें होता है, कोक के अंदर प्रेजेंट है। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का। तो ये आंसर तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर क्या हो गया, ट्रू। फाइन, चलो ये आंसर हो गया आपका ट्रू। नेक्स्ट पे आ जाओ। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। तो भाई अभी हमने क्या कहा कि भाई जब कोल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो क्या क्या बनेगा, तो इससे बनता है एक तो कोक पीने वाला कोक नहीं, ठीक है, हम हमेशा जो कोक की बात करते हैं वो वाले कोक की बात नहीं कर रहे। इतनी देर से मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि उस कोक की बात कर रहे हैं कि मैम कोको कोला की बात कर रहे हो कि नहीं, इनकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, कोक के अलावा इसमें क्या बनता है, कोल तार बनता है, और क्या बनता है, एक कोल गैस बनती है। ठीक है, कोल गैस तो हमें लगता है वो गैसियस फॉर्म है, तो बस उड़ जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। कोक है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है, यानी इसके अंदर 90% ऑफ कार्बन है, तो हम इसको नहीं बोल सकते कि भाई इसके अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस होंगे। तो जो रिमेनिंग सब्सटेंसेस है वो कहाँ जाएंगे, कोल तार में ही तो बचेंगे। यानी कि कोल तार जो होता है वो बहुत सारे सब्सटेंसेस का एक मिक्सचर होता है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें तो 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर कौन होता है, कोल तार होता है, जिसका यूज पहले रोड्स बनाने में किया जाता था। आज की डेट में एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है बिटुमेन, जिसका यूज किया जाता है रोड को बनाने में। ठीक है, तो कोल तार एक मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस है, ये बिल्कुल ट्रू है, इसका आंसर तो सही है। चलो ये तो हो गया ट्रू आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। केरोसिन जो है वो फॉसिल फ्यूल नहीं है, बिल्कुल नो, नॉट एट ऑल। क्यों? क्योंकि जब हमने पेट्रोलियम के रिफाइनिंग की बात की थी, पेट्रोलियम के अंदर से जब सारी चीजों को सेपरेट करने की बात की थी कि पेट्रोल भी निकालेंगे उसमें से, डीजल भी हम उसमें से निकाल लेंगे, पैराफिन वैक्स भी निकाल लेंगे, तो उसमें से हम केरोसिन भी एक्सट्रैक्ट करेंगे। उसी पेट्रोलियम में से केरोसिन को भी सेपरेट किया जाएगा। तो केरोसिन क्या है, एक फॉसिल फ्यूल है। क्यों है? बिकॉज वो पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड पेट्रोलियम इज अ फॉसिल फ्यूल, दैट इज व्हाई केरोसिन इज आल्सो बी अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। इसका आंसर क्या है, फॉल्स, बिकॉज ये स्टेटमेंट गलत है, आपका स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, सो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ जाओ आगे, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स जो है वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज क्यों, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है। अब नेचुरल रिसोर्सेज है ये तो हमको पता है कि ये नेचर के अंदर बनते हैं, हम इनका फॉर्मेशन नहीं कर सकते, दैट इज व्हाई हम इनको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। लेकिन ये एग्जॉस्टिबल क्यों है? एक काम करते हैं, हम एक ऐसी चीज के बारे में डिस्कशन करते हैं जिसको बनने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अच्छा, एक मम्मी ने एक पार्टी अरेंज की है बिकॉज इट वॉज योर बर्थडे।
ठीक है, क्या अरेंज की उन्होंने, बर्थडे पार्टी आपके लिए अरेंज की है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि मम्मी ने एक केक तो बना के रख दिया था, केक जो था वो बना दिया मम्मी ने, ठीक है, केक का फॉर्मेशन उन्होंने कर दिया। एंड हमको पता है कि केक को बनने में बेसिकली मतलब अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखें 1 आवर और 2 आवर आई थिंक लगते ही लगते हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैंने कभी केक नहीं बनाया, ना मुझे आता है, ठीक है, बट हम ये अप्रोक्सीमेटली हमें मान के चलते हैं कि 1 आवर और 2 आवर तो इसमें लगते ही लगते हैं, ठीक है। मम्मा ने बना दिया केक। अब क्या हुआ, अब जब सारे गेस्ट आना शुरू हुए तो हमें थोड़ी सी मस्ती सूझी, हमने जाके क्या किया, फ्रिज में से केक निकाला कि आज तो मैं ही लेकर जाऊंगा केक, क्यों, मेरा बर्थडे है। अब क्या हुआ, चलते चलते अचानक से वो केक गिर गया, खत्म, केक खत्म हो गया, ठीक है, गिरा मतलब खराब हो गया, हमारे लिए वो काम का नहीं, तो हमारे लिए क्या, केक खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि भाई अभी की अभी केक बनाना, क्या आपके पास इतना टाइम है? नहीं है। जब इतना टाइम नहीं है तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई केक जो है वो क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो चुका है, केक क्या हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। अब इसी टाइम को, इसी चीज को एक बार रिलेट करके देखो फॉसिल फ्यूल से, जहां हम ये 1 और 2 आवर ले रहे हैं, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि फॉसिल फ्यूल्स को बनने में 300 और 400 मिलियन ईयर लगता है, 300 और 400 मिलियन ईयर्स लगते हैं, ठीक है, मिलियन ईयर्स लगता है, मिलियन ईयर्स नहीं है, मिलियन ईयर्स लगते हैं, ओके। नाउ अब इतने मिलियन ईयर्स अगर लग रहे हैं तो क्या हमारे पास वो टाइम है बनाने का इनको? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स का लाइफ स्पैन होता है वो बेसिकली पहले 100 ईयर्स का हुआ करता था, अब तो मुझे लगता है 60-70 ईयर्स में ही सब खत्म हो जाता है, ठीक है, 60-70 ईयर्स का लाइफ स्पैन होता है ह्यूमन बीइंग्स का। अब इस टाइम को एक बार कंपेयर करके देखो, क्या हमारे पास इतना टाइम है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जब टाइम नहीं है तो क्या ये चीजें बन सकती है? नहीं बन सकती। भले ही हम बना रहे हैं, चाहे नेचर बना रहा है, चाहे कोई भी बनाएगा, लेकिन उसको टाइम कितना लगेगा, 300 to 400 मिलियन ईयर्स लगेंगे। तो क्या हमारे पास इतना टाइम है? नहीं है। तो हमारे लिए वो चीज क्या हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी अगर हमने उसको खत्म कर दिया, ठीक है। चलो, अब अगर मैं फॉसिल फ्यूल्स की बात करूं तो फॉसिल फ्यूल्स जो बेसिकली है वो क्या है, कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ठीक है। एक लिमिटेड क्वांटिटी में अभी हमारे पास में है। अब अगर हमको वो चाहिए तो हमें वो कब मिलेंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद में मिलने वाले। अब हो सकता है कि 100 मिलियन ईयर्स पहले हो चुके हो तो हमें 200 के बाद मिल जाएगा, 300 के बाद मिल जाएगा, या हो सकता है 50 मिलियन ईयर्स के बाद ही हमको मिल जाए। लेकिन क्या हमारे पास 50 मिलियन ईयर्स भी है? वो भी नहीं है हमारे पास में। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अगर फॉसिल फ्यूल्स, सपोज हम ये मान के चलते हैं आज खत्म हो गए, सपोज एज्यूम करो कि आज फॉसिल फ्यूल खत्म हो गए, अब हमारे पास एक न्यूज आ चुकी है कि कल से हमको ना कोल मिलेगा, ना पेट्रोल मिलेगा, ना पेट्रोलियम मिलेगा। भाई पेट्रोलियम नहीं है तो ना पेट्रोल, ना डीजल, ना कुछ भी नहीं मिलने वाला है हमको। अब सोचो क्या होगा, अचानक से इन सबका फॉर्मेशन नहीं हो सकता, भले ही इतने टाइम से सोचते आ रहे हो, इनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यानी वो क्या हो चुका है, एग्जॉस्ट हो चुके हैं। अब उनको नहीं बनाया जा सकता तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना पड़ेगा जिससे कि हमारे काम रुके नहीं। लेकिन अगर हमने उनको नहीं ढूंढा है तो क्या होगा, हमारे काम रुकेंगे, ठीक है। सो हमने क्यों बोला फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, बिकॉज ये एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक हमारे पास है। उसके बाद हम जिस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हम जितना फास्ट उसको यूज कर रहे हैं, जितनी ज्यादा डिमांड हो रही है इनकी, उतना ही जल्दी अब ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और एग्जॉस्ट होने के बहुत सालों के बाद, काफी सारी जनरेशंस निकलने के बाद में फिर से हमको फॉसिल फ्यूल मिल पाएंगे। दैट इज वाई हम उनको कहते हैं कि भाई ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, ये रिन्यूएबल नहीं है, ये ह्यूमन मेड नहीं है, इनको जल्दी से नहीं बनाया जा सकता, इनको लेबोरेटरीज में इनका फॉर्मेशन नहीं किया जा सकता, नेचुरल प्रोसेस है ये। और ये बिल्कुल स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है इनका फॉर्मेशन। उसके अलावा एक नेचुरल प्रोसेस भी है ये, जिसके अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इन सब की वजह से अब क्या होगा, इन सब की वजह से फॉसिल फ्यूल्स जो है खत्म तो हो ही जाएंगे एक सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम के बाद, उसके बाद हमको नहीं मिलने वाले, ठीक है। हम मिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमें वेट करना पड़ेगा इनके लिए। दैट इज वाई हम कहते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल्स है वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है। फाइन, चलो, आई होप कि अब ये आपको क्लियर हो गया। अब आप, मुझे लगता है कि अब आपको ये पता है कि हमें क्या करना है, नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ही वाइजली यूज करना है, बहुत सोच समझ के यूज करना है, जहां रिक्वायर्ड नहीं है वहां यूज करना भी नहीं है। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक।
कोक के यूजेस बताने हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कोक हमको पता है बेसिकली क्या होता है। कोक किससे बनता है? तो कोल को जब हम एब्सेंस ऑफ एयर में जलाते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जब हम उसको जलाते हैं तब क्या बनता है? तब कोल का फॉर्मेशन होता, तब कोक का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? कोक का फॉर्मेशन होता है। कोक जो है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। कोक जो है वो क्या है? वो प्योरेस्ट फॉर्म है। कोक क्या है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, बिकॉज इसके अंदर मेनली 90% जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो कौन है? कार्बन होता है। इसके अंदर 90% तक क्या है? कार्बन है। दैट इज वाई क्या है? ये प्योरेस्ट फॉर्म है कार्बन की। इससे ज्यादा प्योर फॉर्म कोई भी नहीं होने वाली है कार्बन की। अब इसका यूटिलाइजेशन कहाँ होता है? तो इससे बहुत सारे मेटल्स बनाए जाते हैं। इवन मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी ये काम आता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में भी ये काम आता है। ऑफ मेटल्स में ये काम आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो स्टील के फॉर्मेशन में इसको काम में लिया जाता है। स्टील का फॉर्मेशन भी इससे किया जाता है, ठीक है। तो स्टील का फॉर्मेशन हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, इससे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर क्या होगा? इस कोक का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ यस, बेसिकली अगर हम देखेंगे तो इसका डोमेस्टिक यूज भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसका डोमेस्टिक यूज नहीं है, बिकॉज इसका डोमेस्टिक यूज क्यों है? बिकॉज इसको स्टोव में यूज किया जा सकता है। एंड वन मोर थिंग, जब हम कोल और कोक को कंपेयर करते हैं तो कोल के अंदर क्या होता है? जब उसको जलाया जाता है तो कोल में से धुआं बहुत ज्यादा निकलता है, लेकिन जब कोक को जलाया जाएगा तो इतना धुआं नहीं निकलेगा। तो सिंपल सी चीज है कि हम धुएं वाली चीज को यूज करेंगे या बिना स्मोक वाली चीज को यूज करेंगे। ऑब्वियसली हम बिना स्मोक वाले की तरफ जाएंगे, बिकॉज कोक को जलाने पर ज्यादा धुआं नहीं निकलेगा। तो अब कोल की जगह पर हम किसका यूज कर सकते हैं? कोक का यूज किया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अब किसके फॉर्मेशन को बताना है हमको? तो पेट्रोलियम के फॉर्मेशन को बताना है। भाई हमने कोल का फॉर्मेशन हमने देख लिया था, अब हम देखेंगे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो फॉसिल फ्यूल का हमें पता है कि फॉर्मेशन कैसे होता है? सारी चीजों के जमीन के अंदर दब जाने की वजह से होता है, ठीक है। लेकिन जब हमने कहा था कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? ट्रीज जो है वो स्वैम्स के अंदर दबेंगे तब जाके क्या बनेगा? तब जाके कोल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन पेट्रोलियम के फॉर्मेशन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। क्या है वो ट्विस्ट? तो देखो, पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के लिए हमें जाना पड़ेगा समुद्रों के अंदर। हमें किसकी लाइफ देखनी है? हमें मरीन लाइफ को देखना पड़ेगा। मरीन लाइफ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा और उसके ऊपर वॉच रखना पड़ेगा, उसको अच्छे से देखो। अब जब मरीन लाइफ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया गया तो हमें पता चला कि जो ये मरीन लाइफ है, जो मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन का मतलब जो कि सलाइन वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं, लाइक जो अगर हम समुद्र की बात कर ले, अगर हम ओशंस की बात कर ले, तो वहां पर कैसा वाटर है? वहां पर है सलाइन वाटर। वहां पर कौन सा वाटर है? सलाइन वाटर है। सलाइन वाटर का मतलब क्या होता है? सॉल्टी वाटर है। वहां पर क्या है? वहां पर है सॉल्टी वाटर, बहुत ज्यादा नमक वाला पानी है, ठीक है। बेसिकली हम फ्रेश वाटर की भी बात कर सकते हैं, लेकिन हम मेनली यहाँ पे किसकी बात करेंगे? मरीन वाटर की बात करेंगे। तो समुद्र के अंदर हमको पता है कि बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं, बहुत सारी स्पीशीज रहती है, बहुत सारे ऐसे कहते हैं ना जानवर वगैरह है जो कि वहां पे रहते हैं। तो उसके अंदर अगर हम देखें एल्गी की बात करें, या हम अगर बोले कि फिश की बात कर ले, या अगर हम सी हॉर्स की बात कर ले, तो ये सब क्या है? ये मरीन एनिमल्स है। ये मरीन लाइफ से बिलोंग करते हैं। मरीन प्लांट्स भी हो सकते हैं, मरीन एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जब इनकी डेथ हो जाती है, भाई जब इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है और इनकी डेथ हो जाती है, तो ये सब कहाँ जाते हैं? इनको शमशान में तो नहीं ले जाया जाता, ना ही इनका दाह संस्कार किया जाता है, ना ही इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो फिर क्या होगा? ये इनकी डेथ होने के बाद में ये सब कहाँ चले जाएंगे? समुद्र के सरफेस के ऊपर चले जाएंगे। जो नीचे समुद्र के अंदर जो बॉटम वाला है, जो सी फ्लोर है, उस सी फ्लोर के ऊपर ये सब के सब चले जाएंगे, ठीक है। सी फ्लोर के ऊपर ये है, अभी उसके ऊपर कौन आ जाएगा? सैंड आएगा, क्ले आएगा, बहुत सारा क्ले हो सकता है, सैंड हो सकता है, वो सब चीजें आ जाएंगी। तो पहले यहाँ पर क्या आएगा? पहले यहाँ पर आ जाएंगे ये ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से ऊपर कौन आएगा? सैंड और क्ले। अगेन क्या होगा? ये ऑर्गेनिज्म आएंगे, फिर इनके ऊपर क्या होगा? सैंड और क्ले आ जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअसली लेयर बाय लेयर बनती जाएंगी। अब अगेन वही है, सेम चीज है कि डिकम्पोजिशन तो होगा ही होगा, इनका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन कौन कर रहा है? डिकम्पोजर्स कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये जमीन के अंदर दबेंगे वैसे वैसे क्या होगा? इनका जो डिकम्पोजिशन है वो रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? बिकॉज जो डिकम्पोजर्स है उनका ऑक्सीजन के साथ में कॉन्टैक्ट छूट जाएगा।
और जब ऑक्सीजन के साथ में उनका कांटेक्ट छूट जाएगा तो डीकंपोजिशन का प्रोसेस भी क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। और जब डीकंपोजिशन का प्रोसेस रुक जाएगा तो अब क्या हुआ, जैसे जैसे जमीन के अंदर जाते गए डीकंपोजिशन का प्रोसेस भी रुक गया। तो यहाँ पर होगा अनएरोबिक रेस्पिरेशन, यहाँ पर क्या होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और ये कौन करेंगे, ये कुछ ऐसे बैक्टीरियाज जो क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन करते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कौन सा रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो डीकंपोजिशन के बाद क्या होगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता जाएगा। लेकिन स्टिल इनका जब प्रॉपर डीकंपोजिशन नहीं हुआ है तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, ये अभी बन चुके हैं डेड रिमेन्स। ये क्या बन चुके हैं, डेड रिमेन्स बन चुके हैं। अब ये जो डेड रिमेन्स है ये सब कहाँ चले जाएंगे, जमीन के अंदर और नीचे दबते जाएंगे और नीचे दबते जाएंगे। तो लेयर बाय लेयर इनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स आ गई है, ठीक है। सैंड और क्ले भी आ गया, ऊपर बहुत सारी लेयर्स भी बन गई है, इतनी ज्यादा लेयर्स बन गई है कि अब बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया इनके ऊपर। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा जमीन के जितना अंदर जाएंगे उतना ही हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। हाई टेम्परेचर हुआ और क्या हुआ, हाई प्रेशर हुआ, ठीक है। तो इस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से ये जो डेड रिमेन्स है वो डेड रिमेन्स किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, ये डेड ऑर्गेनिज्म डेड रिमेन्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, नेचुरल गैस एंड ऑयल के अंदर। ऑयल एंड नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। नेचुरल गैस के अंदर और ऑयल के अंदर। ऑयल का मतलब क्या होता है, ऑयल का मतलब होता है पेट्रोलियम। ऑयल का मतलब क्या होता है, पेट्रोलियम होता है। तो ये ऑयल या पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाएंगे और नेचुरल गैस में भी कन्वर्ट हो जाएंगे। बट डू यू नो कि जो सैंड और क्ले था वो भी किसी में कन्वर्ट होगा, किस में कन्वर्ट होगा, वो रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, इम्परमेबल रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो सबसे नीचे क्या है, अभी सबसे नीचे जो है पानी भी है, ऐसा नहीं कि पानी नहीं है, बिकॉज डेड रिमेन्स जब गए तो पानी भी तो उनके साथ ही है भाई, पूरा समुद्र के अंदर ही है तो पानी भी तो होगा वहां पर। तो नीचे क्या होगा, पानी। ऑयल जो है हमेशा पानी के ऊपर की तरफ लेयर बनाता है। कभी भी आप ग्लास के अंदर अगर पानी है और उसके ऊपर अगर ऑयल डाल देते हो तो हमेशा आपने देखा होगा ऑयल की लेयर जो होती है वो पानी से ऊपर होती है, बिकॉज वो वाटर से थोड़ी सी लाइट वेट होती है और गैसियस फॉर्म तो हमेशा ऊपर ही होगा। और तो नेचुरल गैस सबसे ऊपर, उसके नीचे क्या आया, ऑयल यानी पेट्रोलियम, और उसके नीचे कौन आया, वाटर आ गया, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कौन आया, वाटर। वाटर के बाद किसकी लेयर बन गई है, वाटर के बाद बनेगी पेट्रोलियम की लेयर। पेट्रोलियम का मतलब है क्रूड ऑयल, ब्लैक गोल्ड। इसके ऊपर बनेगा नेचुरल गैस, इसकी लेयर बन गई है। और इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर है रॉक्स। इसके ऊपर कौन सी है, कौन है, रॉक्स है। अब ये जो रॉक्स है, इन रॉक्स के अंदर क्या होगा, इन रॉक्स के नीचे कौन है, अभी ये सब गैस भी है, ये पेट्रोलियम भी है, वाटर भी है, सब कुछ है, ठीक है। अब क्या होगा, जो ये रॉक्स है ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, भाई अर्थ के नीचे क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स है जो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करती रहती है। उन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से जो ये रॉक्स है उनके बीच में स्पेस हो जाएगा और उस स्पेस की वजह से जो ये नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम है, ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज दे आर लाइट वेटेड। तो ये ऊपर की तरफ हमेशा क्या करेंगे, मूव करेंगे। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि उसके और ऊपर जाने पर इनको मिली इम्परमेबल रॉक्स। इनको कौन मिला, इम्परमेबल रॉक्स मिली। और ये इम्परमेबल रॉक्स क्या होती है, ये इम्परमेबल रॉक्स वो रॉक्स है जिनके ऊपर थोड़े से पोर्स होते हैं, छोटे छोटे, उसके ऊपर क्या होता है, होल्स होते हैं। तो इन इम्परमेबल रॉक्स पे क्या होगा, होल्स होंगे, ठीक है। अब नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो ऊपर की तरफ गया है तो वो कहाँ जाएगा, इम्परमेबल रॉक्स के पास जाएगा और उन इम्परमेबल रॉक्स के बीच में जो है वो ट्रैप हो जाएगा। इन इम्परमेबल रॉक्स के ऊपर की तरफ तो नहीं जा पाएगा लेकिन वहां तक वो ट्रैप हो जाएगा और इसके ट्रैप होने के बाद में हम इसको वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, ऑयल वेल्स के थ्रू करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि जहां आप खड़े हो वहां अगर नीचे खोदोगे तो हो सकता है कि आपको ऑयल वेल मिले, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहां आपको ऑयल मिल जाए, वहां से आपको नेचुरल गैस मिल जाए, नहीं। इसके भी कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स होते हैं, तो वहां पर जब आप ऑयल वेल्स बनाते हो, बहुत डीप के अंदर जब ऑयल वेल्स बनाए जाते हैं तो वहां से नेचुरल गैस को और पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एंड देन पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्शन के बाद में उसके अंदर से सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको सेपरेट किया जाएगा रिफाइनिंग के प्रोसेस से, और वो भी किसमें होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में होगा, जहां पर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से सारे जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सब सेपरेट हो जाएंगे। फाइन, चल। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा, पेट्रोलियम का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। नाउ आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया। टोटल पावर शॉर्टेज को बताती है ये टेबल फ्रॉम 1991 टू 97, ठीक है, 91 टू 97 तक का बता रही है ये आपको। शो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। इससे आपको क्या फॉर्म करना है, एक ग्राफ फॉर्म करना,
क्यों फॉर्म करना है भाई? जब टेबुलर फॉर्म के अंदर हमने देखा तो ठीक है, हमको समझ में आता है, लेकिन जब ग्राफिकल मेथड से हम देखते हैं तो हमको चीजें जो है वो ज्यादा क्लियर होने लगती है। अब जब अगर सपोज मैंने आपको कहा कि जो ग्राफ है वो इस तरह से जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, मतलब जो भी चीज है वो इंक्रीज हो रही है। वही अगर मैंने आपको बोला यहाँ तक गया, वापस डाउन हो गया, फिर हल्का सा ये स्ट्रेट जा रहा, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम जो भी चीज थी वो क्या हुआ, यहाँ ऊपर की तरफ गई, बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी, देन डिक्रीज हो गई, डिक्रीज होते, अब स्टेबल है थोड़ी सी। तो ग्राफ्स को पढ़ना मुझे लगता है थोड़ा सा इजी हो जाता है। दैट इज वाई हमें क्या करना है, इस डेटा को, जो ये पावर शॉर्टेज का डेटा है ये 91 to 97 तक का, तो इसको हमें ग्राफिकल फॉर्म में लिखना है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है इसका। प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर्स ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। जो शॉर्टेज परसेंटेज है, शॉर्टेज परसेंटेज को आप कहाँ लिखेंगे, वाई एक्सिस पे लिखेंगे, और ईयर्स को कहाँ लिखना है, हमको एक्स एक्सिस पे लिखना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ बनाना हमको बहुत अच्छे से आता है, हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा है ग्राफ क्या होता है हमारा, है ना। आई होप कि आपने मैथ्स के अंदर बहुत अच्छे से इनको पढ़ा होगा कि ग्राफ क्या होते हैं। चलो, ये कौन सी होती है हमारी, वाई एक्सिस होती है, ये होती है एक्स एक्सिस। ओरिजिन हमेशा क्या होता है, 0। फाइन। अब इसके अंदर हमको गिवन भी है कि भाई एक्स एक्सिस पे कौन होगा, ईयर्स होंगे। एक्स पे कौन है, ईयर्स है, तो यहाँ पर ले लो एक्स पे ईयर्स ले लो। 91 to हमें कहाँ तक लेना है, 97 तक लेना है, तो यहाँ पे ले लो 1991, देन 1992, देन 3, देन 4, देन 5, ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं 6 एंड एक लास्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर 7। डन। देन हमको बोला है कि जो शॉर्टेज परसेंटेज है उनको कहाँ लेना है, वाई एक्सिस पे लेना है। अब देखो शॉर्टेज परसेंटेज हमको कहाँ तक लेना है, 7.9, देन 8, देन 8.3, 7.4, 7.1, 9.2, 11.5। डन। तो यहाँ शुरुआत कहाँ से हो रही है, 7.1 से स्टार्टिंग हो रही है, खत्म कहाँ हो रहा है, 11.5 पे हो रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, अपने ग्राफ पे जो छोटी छोटी लाइंस होती है ना, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाती है। तो या तो आप 0.5 का गैप लेकर कर सकते हो, या 0.2 का गैप भी आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ हम एक काम करते हैं, 0.5 का गैप लेते हैं, इट विल बी इजी फॉर अस। स्टार्ट फ्रॉम 7, ठीक है, 7 से स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पर 0 के बाद आया 7, यहाँ 0 के बाद आया 91, क्या गैप सही है, नो नॉट एट ऑल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। आई होप कि जिगजैग लाइन का मतलब आपको पता है क्या होता है। यहाँ हम जिगजैग लाइन हम क्यों बना रहे हैं, बिकॉज इनका जो गैप आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक में गैप थोड़ा ज्यादा है, बाकी में इक्वल चलेगा, ठीक है। चलो यहाँ आ जाओ 7.5, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8.5, देन 9, देन 9.5, देन 10, देन 10.5, देन 11 एंड देन हम ले सकते हैं 11.5, ठीक है। अब 91 में देखो शॉर्टेज का परसेंटेज कितना है, 7.9। 91 में कितना परसेंटेज है, 7.9% है। तो यहाँ देखो 91, 7.9 अप्रॉक्स हमारा आएगा यहाँ लमसम, ठीक है। तो इस पे एक डॉट लगा देते हैं हम कि भाई ये यहाँ पर आने वाला है। डन। देन देखो 92 में कितना है, 7.8। 7.8 भी इसी के आसपास में कहीं आने वाला है, थोड़ा सा हो सकता है कि जरा सा नीचे आ जाए, माइनर, बट ठीक है, ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें। 93 में देखो कितना है, 8.3, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, ठीक है, ग्राफ यहाँ ऊपर जाने लग गया। 93 में कहाँ चला गया, देखो 8.3, तो 8.3 हमारा अप्रॉक्स कहीं पर यहाँ लमसम आने वाला है, तो यहाँ ले लो 8.3। देन इसके बाद देखो 94 में देखो 7.4, तो 94 में अगेन थोड़ा सा लेस हो गया, 7.4 मतलब ये यहाँ कहीं पर है, तो यहाँ लमसम हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेशन मैं आपको दे रही हूँ, आप ग्राफ के अंदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब करोगे बहुत ही प्रॉपर फॉर्म में उसको करना, ठीक है। नेक्स्ट 95 पे आ जाओ। 95 में क्या है देखो 7.1, कितना शॉर्टेज था, 7.1% था, तो 7.1 तो यहाँ लमसम होगा हमारा, तो यहाँ आ जाओ, ये कितना है, यहाँ पे कहीं पे होगा हमारा 7.1, ठीक है। देन 96 में देखो, 96 में है 9.2, 96 में कितना है 9.2, तो 9.2 तो हमारा यहाँ पे कहीं पे आने वाला है, तो यहाँ से इसको मैच कर लो, ये हो जाएगा हमारा 96 के लिए 9.2। एंड द लास्ट 97, 11.5, ये तो बहुत ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ से देखो लास्ट हमारा है यहाँ कहीं पे, ठीक है। आई होप कि रेड कलर आपको विजिबल हो रहा होगा ना। अब इनको हम क्या करते हैं, जस्ट ज्वाइन कर दो, इनको आप ज्वाइन करोगे तो हमें इस टाइप का कोई ग्राफ मिला कि भाई ये जो शॉर्टेज परसेंटेज था ये इतना है। यहाँ अगर हम देखेंगे तो 95 के बाद देखो एकदम से क्या हो गया, शॉर्टेज परसेंटेज ज्यादा हो गया, बढ़ गया है, मतलब पावर शॉर्टेज थोड़ी वहां पे क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो आई होप कि
इस टेबुलर डेटा से आपको ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा इजी सा लग रहा होगा। फाइन, चलो अब देखो इस टाइप का ही ये ग्राफ बन रहा है। यहाँ भी एक बार देख लो 7.9, 8, 8.3, 7.4, 7.1, 9.1 एंड 11.5। 95 के बाद अगर आपने देखा है तो देखो ग्राफ पूरा ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो पावर शॉर्टेज इंडिया के अंदर जो थी 95 के बाद में एकदम से उसने हाइक ले ली थी। इजी हो गया ये हमारे लिए, दैट इज वाई हम क्या करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो वैसे ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इजी था, बिकॉज मैथ्स के अंदर हम ये सारी चीजें करते हैं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा उसको देख के कि अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया। ये क्वेश्चन भी हमारी बुक में से ही आता है, कहीं और से नहीं आएंगे, बुक के अंदर से ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं है। चलो, सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे और यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। और अब मुझे लगता है कि आपको इस चैप्टर के अंदर कहीं कोई डाउट नहीं होने वाला है, बिकॉज चैप्टर बहुत ईजी था ऑलरेडी। कुछ 2 प्रोसेस हमने देखे, उसके बाद ये बहुत इजी हो गया था हमारे लिए। कुछ चीजें हैं जो हमको ऑलरेडी पता है, कुछ नई चीजें थी जो हमने सीख ली है, एंड हमने क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है वो किस किस टाइप के आ सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।